जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हमारा ये जो प्रश्न है आज प्राचीन इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री से है। आपको यहाँ पर तीर्थंकर दिए हुए हैं और ये उनके निर्माण स्थल हैं। प्राचीन इतिहास के जैन धर्म से संबंधित ये प्रश्न है आपके सामने। यूपीपीसीएस आयोग की हमेशा से प्रकृति रही है कि यूपीपीसीएस आयोग प्रीलिम्स परीक्षाओं में इस तरह की मैचिंग्स क्रोनोलॉजी के प्रश्न हमेशा से पूछता रहा है। उसी श्रृंखला में ये प्रश्न जो है 2021 में पूछा गया था। एक तरफ आपको तीर्थंकर दे रखे हुए हैं और दूसरी तरफ उनके निर्माण स्थल हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक सुमेलित सही नहीं है। आपको नहीं बताना है, यानी इसमें से जो 4 दे रखे हैं वो 3 जोड़े सही हैं आपके और 1 जोड़ा जो है गलत है। चलिए एक बार देख लेते हैं। ऋषभनाथ, अष्टापद इनका निर्माण स्थल, वाशुपूज्य, सम्मेद शिखर, नेमिनाथ, उर्जयंत और महावीर पावापुरी। एक एक करके हम सबको एग्जामिन करते हैं। ऋषभनाथ, अष्टापद इनका निर्माण स्थल था बेटा, ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है जोड़ा आपका। इसके बाद नेमिनाथ देखिएगा, इनका भी निर्माण स्थल उर्जयंत था। इसके बाद देखिएगा महावीर, महावीर जी, महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं और ये 24वें तीर्थंकर थे बेटा। ये कौन से तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे आपके महावीर स्वामी और इनका भी निर्माण स्थल बेटा पावापुरी था। अब ऐसे में जो हमारे पास एक जोड़ा बचता है वाशुपूज्य जी का, और वाशुपूज्य जी का जो निर्माण स्थल था वो सम्मेद शिखर नहीं था। इनका जो आपका निर्माण स्थल था वो था चंपापुरी। चंपापुरी, चंपापुरी में ही इनका जन्म हुआ और चंपापुरी ही जो है राइट आंसर होगा। सम्मेद शिखर आपका इनका निर्माण स्थल नहीं है, इसलिए उस लिहाज से ये वाला जो आंसर है ये आपका सही है, क्योंकि बी जोड़ा इसमें सही नहीं है बेटा। चलिए देखते हैं इस पीवाईक्यू सीरीज का अगला प्रश्न क्या है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है मांडी, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। यह प्रश्न भी आपका प्राचीन इतिहास से संबंधित है और ये सिंधु घाटी सभ्यता जो सेगमेंट है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां से यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का यह स्थल मांडी ये भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। कभी कभी जब आपको बहुत से प्रश्न समझ में ना आया करें तो उसके लिए हम एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं 4 में से मुझे 2 ऑप्शन लग रहे हैं तो ऐसे में आपको रिस्क ले लेनी चाहिए और आप आंसर कर सकते हैं। मैंने इस प्रश्न का एक तरीका और आपको बता रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहां पर अगर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश है और बेटा आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप उत्तर प्रदेश भी यदि आंख बंद करके लगा देंगे, क्योंकि यह यूपीपीसीएस की परीक्षा है, तो ऐसा हो सकता है कि स्वाभाविक रूप से वह ऐसा प्रश्न पूछे जो कि इतिहास को भी काम कर जाए और उत्तर प्रदेश राज्य विशेष का भी काम कर जाए। बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में ही बेटा मांडी, हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल था मांडी, आज वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है आपका मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जिले में, मुजफ्फरनगर जिले में बेटा यह स्थल आपका स्थित है। मुजफ्फरनगर जिले में, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में यह स्थित है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, जो कि यूपीपीसीएस
14 मई को जो आपकी प्रीलिम्स परीक्षा होने वाली है वह उसमें आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। अगला प्रश्न इतिहास विषय से है। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस तरह के प्रश्नों को पढ़ने से पहले आपको विशेष रूप से इस बात पर ध्यान देना है कि वह आपसे कथन सत्य पूछ रहा है या सत्य नहीं पूछ रहा है, क्योंकि अक्सर प्रश्न नहीं वाले आ जाते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा, सातवाहन शासकों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है आपसे पूछ रहा है। कथन दो दे रखे हैं, एक दे रखा है और दो दे रखे हैं। इसमें आपको ये बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। देखते हैं एक बार पहला कथन क्या है। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, पहला कथन। दूसरा कथन, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। देखिए, सातवाहन जो थे, सातवाहन जो शासक थे, सातवाहन वंश के जो शासक थे, वे मौर्योत्तर काल में आते हैं। वे मौर्योत्तर काल में आते हैं। मौर्य वंश के बाद में जो मौर्योत्तर काल था, ये मौर्योत्तर काल के शासक थे। इसके बाद ये जो सातवाहन शासक थे, ये दक्षिण भारत में शासन किया करते थे। ये दक्षिण भारत के शासक थे। दक्षिण भारत में इनका शासन हुआ करता था। दक्षिण भारत में इनका शासन हुआ करता था। अब देखते हैं, क्या ये प्राकृत भाषा के पोषक थे? तो बिल्कुल सही बात है कि सातवाहन जो शासक थे, इनकी भाषा प्राकृत थी। ये प्राकृत भाषा के बहुत बड़े पोषक थे, उसको बढ़ावा देते थे। भाषा इनकी प्राकृत थी, लेकिन लिपि जो थी वह ब्राह्मी लिपि थी बेटा, ब्राह्मी लिपि। भाषा प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी थी। जैसे हमारी भाषा हिंदी है और हमारी लिपि देवनागरी है। हमारी भाषा हिंदी है, हमारी भाषा देवनागरी है, सॉरी लिपि देवनागरी है। तो पहला कथन सत्य हो जाता है इस लिहाज से। अब देखते हैं दूसरा कथन क्या कह रहा है हमसे। सातवाहन काल में, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। यह कथन भी बिल्कुल सही है। सातवाहन शासकों ने अपने शासन काल में लोक पक्ष को, यानी जो कला के क्षेत्र होते हैं, समाज कल्याण के कार्य होते हैं, उसको बहुत अधिक जो है एनकरेज किया। फोक जो होते हैं आपके, जैसे फोक सॉन्ग हो गए, फोक नृत्य हो गए, लोक कला, लोक नृत्य, इनको काफी प्रोत्साहन दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप यहां पर जोड़े दिए हुए हैं, एक तरफ शासक लिखे हुए हैं और एक तरफ उनके संबंधित राज्य हैं, यानी इन राज्यों के ये शासक रहे हैं। राणा हमीर मेवाड़, राणा चुंडा मारवाड़, मलिक राजा फारूकी खानदेश, मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा। यहां पर आपको शासक दे रखे हुए हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं बेटा। अब यहां पर आपको क्या करना है कि देखना है, बिल्कुल एक एक जोड़े को हम एग्जामिन करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। राणा हमीर मेवाड़ के राजा थे, बात बिल्कुल सत्य है। राणा चुंडा ने मारवाड़ पर शासन किया था, यह भी उत्तर बिल्कुल सही है। मलिक राजा फारूकी खानदेश के, दक्षिण भारत में जो 4 देश थे आपके, उनमें एक खानदेश भी था, जो राज्य थे, क्षेत्र थे। मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा का नहीं था, इसका उत्तर होगा बेटा जौनपुर। जो जौनपुर है उसमें शर्की राज्य के, जौनपुर के शर्की राज्य से संबंधित थे, राज्य के ये शासक थे बेटा। समझ आ रही है बात? चलिएगा, यह इसका सही उत्तर होगा। उस लिहाज से डी आपका जो है ये सही आंसर हो जाता है, क्योंकि ये सुमेलित नहीं। चलिए अब है अगला प्रश्न आपके सामने। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। यहां पर 4 जो है विदेशी पत्रकारों के नाम लिखे हुए हैं। फ्रांसिस लुई, मार्क टुली, वेब मिलर,
फिलिप स्प्रेट। यह प्रश्न आपके मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, आधुनिक इतिहास का यह प्रश्न है। यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि जिसने धरसना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री में कोई भी प्रश्न आपके सामने आता है तो आपके माइंड में आपकी जो घटनाक्रम किससे यह संबंधित है आपको वहां पहुंच जाना चाहिए। जैसा कि इस प्रश्न में आप देख रहे हैं, धरसना सॉल्ट वर्क्स, यह जो स्थान है ये कहां पर था? तो धरसना सॉल्ट वर्क्स यानी जब भी आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो धरसना बंबई में स्थित एक स्थान है। धरसना कहाँ है बेटा? ये बंबई में है। और ये गांधी जी से जुड़ा हुआ स्थान है, क्योंकि जब गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने दांडी मार्च से की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने दांडी मार्च से की थी, जो कि आपकी 12 मार्च से शुरू होकर 5 अप्रैल तक चली थी। 24 दिन की ये यात्रा थी, जो कि अहमदाबाद के साबरमती स्थान से लेकर गुजरात के दांडी ग्राम तक चली थी। 78 अनुयायियों के साथ में गांधी जी ने इस यात्रा को संपन्न किया और 6 अप्रैल को दांडी नामक स्थान पर समुद्र के किनारे नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। इसीलिए यहाँ पर धरसना सॉल्ट वर्क्स लिखा हुआ है। उसके बाद में फिर भारत में जब नमक कानून को तोड़ दिया गया तो बंबई के धरसना स्थान पर यहाँ पर सॉल्ट बनाने का कार्य शुरू किया जाने लगा। यहाँ पर अंग्रेजी सरकार ने धरसना सॉल्ट वर्क्स पर बहुत आक्रामक तरीके से यहाँ लोगों पर अत्याचार किया और इसको बंद कराने का प्रयास किया। उस समय पर यहाँ पर एक विदेशी पत्रकार था जो वहां पर धरसना सॉल्ट वर्क्स में जो ये घटना घटित हुई इसके बारे में उसने समाचार पत्रों में आर्टिकल्स लिखा, लेख लिखे और उनके बारे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ये समाचार जनता को मुहैया कराए। तो वह आपसे पूछ रहा है कि उस पत्रकार का नाम क्या था? तो बेटा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वेब मिलर। वेब मिलर जो था आपका, ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में सभी समाचार पत्रों के माध्यम से समाचार जनादेश तक पहुंचाने का कार्य करता था। तो ये जो प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा वेब मिलर। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? यह प्रश्न भी आपके मॉडर्न हिस्ट्री से है। कौन जो है इसमें से आपका सदस्य नहीं था? मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। यूपीपीसीएस की परीक्षा, प्रीलिम्स परीक्षा को देने में सबसे ज्यादा आपको अपनी नजरें जो हैं गिद्ध जैसी रखनी है। कैसी रखनी है? गिद्ध जैसी नजरें रखनी है। निम्नलिखित में से 1926 में, यानी 1926 में एक नौजवान सभा घटित हुई, एक नौजवान सभा घटित हुई, उसका प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो भगत सिंह थे, बिल्कुल सही बात है। यशपाल भी थे, छबील दास भी थे, अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। अंबिका चक्रवर्ती इस नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। नौजवान सभा की स्थापना लाहौर में की गई थी, लाहौर में की गई थी, जो कि अब इस समय वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। लाहौर में स्थापना हुई। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहां पर आपको कुछ विदेशी यात्री दिए हुए हैं और आपको उनको कालक्रमानुसार यानी क्रोनोलॉजी में लगाना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप इन्हें लगाएंगे। यह प्रश्न आपकी मिडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड है, मध्यकालीन इतिहास का यह प्रश्न है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के काल क्रम के अनुसार जो है आपको व्यवस्थित करना है। यहां पर आपको 4 यात्री दे रखे हैं, विलियम हॉकिंस, राल्फ फिच, सर थॉमस रो, निकोलस डाउंटन। तो ऐसे में इनके आने का क्रम आप तभी लगा पाएंगे जब आपको इनके आने का वर्ष याद होगा। और अगर हमको एक भी पकड़ में आ जाता है तो हम इस तरह के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं
कि जो विलियम हॉकिंस है यह भारत में आया 1608 में। 1608 में विलियम हॉकिंस आया। राल्फ फिच जो है ये 1583 में भारत आया था, ये घूमकर चला गया। सर थॉमस रो 1615 में आए और निकोलस डाउंटन 1614 में आया। इस क्रम से यदि मैं देखूं तो राल्फ फिच पहले आते हैं और 2 नंबर पर, यानी तीसरा पहला चौथा दो पे ये मिल गया। बस बेटा यही क्रम सही है। पहले 2 पे 1583 राल्फ फिच, फिर पहले नंबर पे 1608 में विलियम हॉकिंस, चौथे नंबर पर निकोलस डाउंटन 1614 और तीसरे नंबर पर। और बेटा ये जो आपका आंसर है ये बिल्कुल सही। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? यह प्रश्न भी आपके आधुनिक इतिहास का है। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते वक्त आपको एक चीज बहुत विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। इससे आपको इसकी प्रकृति पता चल जाती है कि भाई यहां से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे अभी अभी हमने प्रश्न किया था धरसना सॉल्ट वर्क्स वाला, यहां पर मैंने आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन की जानकारी दे दी, दांडी यात्रा के बारे में बता दिया। हो सकता है कि दांडी यात्रा से प्रश्न बन जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते वक्त आपको 360 डिग्री एंगल पर सोचना पड़ेगा। आपको 360 डिग्री सोचना पड़ेगा कि यहां से किस तरह के प्रश्न को बनने की संभावना हो सकती है। तो 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि कानपुर षड्यंत्र मामला कब हुआ। कानपुर षड्यंत्र मामला 1924 में हुआ। अब इसमें देखिए कि इसमें कौन शामिल नहीं था। मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, M.A. अंसारी। मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, M.A. अंसारी। इनमें से कौन जो है आपके कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो देखिएगा मुजफ्फर अहमद शामिल थे, नलिनी गुप्ता शामिल थी, शौकत उस्मानी भी शामिल थे, लेकिन M.A. अंसारी आपके इसमें शामिल नहीं थे। उस लिहाज से यह सही उत्तर हो जाएगा। कानपुर षड्यंत्र मामला ये कम्युनिस्ट से था, ये वामपंथी आंदोलन। ये सभी कौन थे? वामपंथी आंदोलनकारी। ये सभी कौन थे? वामपंथी आंदोलनकारी थे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, यहां पर आपको एक कथन दे रखा है, एक वाक्य दे रखा है और आपको यहां पर ये बताना है कि ये कथन किसका है। एक बार जरा कथन को हम पढ़ लेते हैं। कथन क्या कह रहा है? क्या आप मुझे एक भी ऐसा स्वतंत्र देश दिखा सकते हो जहां पृथक मताधिकार हो? क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हो जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। यह वाक्य संविधान सभा की जब बहस हो रही थी किसने कहा था? सोमनाथ लाहिड़ी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, NG रंगा। इस प्रश्न का आप मुझे सही उत्तर बताइएगा, यह कथन किसने कहा था? तो बच्चा ये कथन कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि जब संविधान सभा में बहस चल रही थी तब उन्होंने कहा क्या आप मुझे एक भी ऐसा स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं।
शरारत का यहाँ क्या अर्थ है? शरारत का अर्थ यह है कि पृथक मताधिकार की ये जो पॉलिसी थी, ये अंग्रेजों की मुस्लिम को बांटने की नीति, फूट डालो और राज करो की नीति थी। पहले भारतीयों को धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास किया गया। 1909 के पार्लियामेंटो सुधार के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाया गया। इसके बाद में जो आपका सांप्रदायिक पंचायत हुआ, कम्युनल अवार्ड हुआ, उसमें दलितों को, SC ST को लेकर बांटने की बात की गई, उनके लिए पृथक मताधिकार की बात की गई। आज आप भारत की जो वर्तमान में स्थिति देख रहे हैं, यह अंग्रेजों की पॉलिसीज का ही नतीजा है। इसीलिए उन्होंने इस शरारत शब्द का प्रयोग किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं और पूरी दुनिया में सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात के केवड़िया में स्थित है, वह भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब देश विभाजन के बाद में स्वतंत्र हुआ, उसके बाद विभाजन हुआ, तो 562 रियासतों को मिलाने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। यह कार्य सिर्फ यही कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको यहां पर मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास की कुछ घटनाएं दे रखी हैं और आपको इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। जैसे देखिएगा, शारदा अधिनियम, साइमन कमीशन का गठन, नेहरू रिपोर्ट और दांडी मार्च। इसको दांडी मार्च कहते हैं। दांडी मार्च यहां गलत टाइप हो गया, दांडी मार्च। चलिएगा, तो यहां पर आपको क्या है, शारदा अधिनियम कब हुआ? अगर आपको इनके एक भी वर्ष पता है या उससे पहले पता है तो आप इसका आंसर आराम से निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं। विवेक यादव जी, राधे राधे आपको। चलिएगा, विवेक जी, 9 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है और आप इतनी लेट क्लास को ज्वाइन करते हैं। थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करिएगा लाइफ में। शारदा अधिनियम, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और दांडी मार्च। चलिएगा, इनका समय देख लेते हैं, घटनाक्रम क्या है जरा इसे देख लेते हैं। शारदा अधिनियम, शारदा अधिनियम ये आपका 1929 में आया। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई और दांडी मार्च 1930 में किया। इस लिहाज से देखा जाए तो साइमन कमीशन पहले गठित हुआ है, यानी 3rd नंबर, और 3rd नंबर केवल किस में आ रहा है? ए में आ रहा है। और ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको चेक भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 3rd के 2 ऑप्शन होते तो आप चेक करते, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 3rd के बाद 2nd में क्या आ रहा है? ये नेहरू रिपोर्ट। यहाँ पर नंबरिंग गड़बड़ हो गई है बेटा, 1, 3rd, 2nd, 4th कर दिया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आप इसी को मान के चलें। 3rd नंबर पर पहले ये है साइमन कमीशन 1927, दूसरे नंबर पर 28 नेहरू रिपोर्ट, फिर 29 में शारदा अधिनियम और 30 में दांडी मार्च। उस लिहाज से यह प्रश्न आपका बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? ये आपको बच्चा याद होना चाहिए कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था। जोनाथन डंकन, विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? आपसे उसका संस्थापक पूछ रहा है। तो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1784 में। 1784 में इसकी स्थापना हुई और विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की क्या की? स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी को ओरिएंटल स्टडीज के लिए बनाया गया था। इसकी स्थापना ओरिएंटल स्टडीज के लिए की गई थी।
ओरिएंटल स्टडीज के लिए की गई थी और इसके अंतर्गत कई भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। इस संस्था के अंतर्गत कई भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और अंग्रेजी में जो अनुवाद किया गया जिसमें कि गीता का अनुवाद, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद, गीता का अनुवाद किया था बेटा चार्ल्स विल्किंस ने, चार्ल्स विल्किंस ने। और स्वयं विलियम जोन्स ने कालिदास के ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस। कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की इनमें से किसने अध्यक्षता नहीं की? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किस किस ने कब कब की। तो देखिएगा लाला लाजपत राय ने 1920 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसमें विशेष सत्र जो लगा था, विशेष सत्र जो हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, विशेष सत्र की। बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी जो है आपका अध्यक्षता नहीं की। गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने 1905 जो आपका अधिवेशन हुआ था बनारस में, और ये लाला लाजपत राय का जो अधिवेशन हुआ था, लाला लाजपत राय का जो अधिवेशन हुआ था ये कलकत्ता में हुआ था, ये बेटा कलकत्ता में हुआ था। और बाल गंगाधर तिलक ने कभी नहीं किया था, इनका बनारस में हुआ था। और यहां पर ईयर देख लीजिएगा, उधर मैंने स्थान लिख दिए हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में, कहां पर हुआ था बच्चा? हरिपुरा में हुआ था। इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। बाल गंगाधर तिलक ने कभी अध्यक्षता नहीं की। वह यह पूछ रहा है आपसे, और उस लिहाज से यह जो आंसर है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी जो है अध्यक्षता नहीं की। बाल गंगाधर तिलक ऐसे पहले भारतीय पत्रकार थे, बाल गंगाधर तिलक ऐसे पहले भारतीय पत्रकार थे जिनको पत्रकारिता के कारण जेल हुई थी। 1882 में बाल गंगाधर तिलक को जेल भेजा गया। बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी नेताओं में इनका नाम आता था। 1893 में इन्होंने जो है महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत करी और 1895 में इन्होंने शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। इनके जो विचार थे वह अपने समाचार पत्रों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का कार्य किया करते थे। बाल गंगाधर तिलक की 2 पत्रिकाएं निकला करती थी। बाल गंगाधर तिलक की 2 पत्रिकाएं निकला करती थी। एक थी आपकी केसरी और एक थी आपकी मराठा। एक थी आपकी केसरी और एक थी आपकी मराठा। बेटा केसरी जो थी वह मराठी भाषा में थी और आपकी जो मराठा थी वह अंग्रेजी भाषा में थी, और आपकी जो मराठा थी वह अंग्रेजी भाषा में थी। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह की सजा सुनाई गई थी और 1608 में बाल गंगाधर तिलक को जो है मांडले जेल भेज दिया गया, जहां उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी, जहां उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। तो बाल गंगाधर तिलक से संबंधित जो भी फैक्ट थे, जो भी एग्जाम में बन सकते थे, वे सभी मैंने आपको बता दिए हैं। ये 1905 का जो अधिवेशन था कांग्रेस का, ये बनारस में हुआ था, और सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा में। हरिपुरा आपका गुजरात में आता है बेटा, हरिपुरा आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश इंडिया के
निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? थोड़ा सा ये प्रश्न आपको क्लिष्ट लग रहा होगा। विवेक यादव जी ने बी उत्तर दिया है। यह प्रश्न आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा तसल्ली से देखते हैं। वो क्या पूछ रहा है कि ब्रिटिश इंडिया के किस अधिनियम ने, यानी वो आपसे क्या पूछ रहा है, किस अधिनियम ने, यानी आपसे पूछ रहा है कानून। ऑप्शन में आपको 4 कानून दे रखे हैं, 4 एक्ट दे रखे हैं, 4 अधिनियम दे रखे हैं। अब वो क्या पूछ रहा है कि सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर, यानी पहले क्या होता था कि सामूहिक रूप से सभी लोग कार्य करते थे। एक हॉल बना दिया, जो आपका जैसे राजस्व विभाग है वो अपना उसी जगह काम कर रहा है, उससे संबंधित अधिकारी, न्याय से संबंधित कोई बात है वो वहीं हो रही है, या कोई नहरों से संबंधित है, कोई रेलवे का विभाग है, वो सब एक ही जगह कार्य कर रहे हैं, सामूहिक कार्य चालन। ठीक है, अब कौन सा ऐसा कानून आया जिसने इस बात पर बल दिया कि भाई विभाग बनने चाहिए अलग अलग, विभागीय पद्धति, जिसको क्या कहते हैं हम, विभागीय पद्धति कहते हैं, डिपार्टमेंटल सिस्टम बनना चाहिए। आज आप नहीं देखते कि आप कौन से विभाग में कार्य करते हैं, सर हम रेलवे विभाग में हैं, आप हम जल विभाग में हैं, हम किसमें भाई, डाक विभाग में हैं। तो आज हमारे पास में ये जो डिपार्टमेंटल फैसिलिटीज है, जो डिपार्टमेंटल सिस्टम है, ये कौन से कानून में इस बात को बल दिया गया था, यानी विभागीय पद्धति। कौन सा कानून विभागीय पद्धति पर जो है अधिक बल देता है? तो बेटा इसका सही उत्तर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 जो आया था, इसमें जो है आपका विभागीय पद्धति पर अधिक बल दिया गया था, और इसको बाद के कानूनों में मान भी लिया गया था। और आज स्थिति आपके सामने आप देख रहे हैं, सारे विभाग आपको मिलेंगे। बढ़ते हैं, विभागीय पद्धति से काम आसान हो जाता है, सुचारू रूप से चलता है, हर विभाग के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है, उन विभागों को देखने के लिए एक मुख्य अधिकारी होता है। विभागीय पद्धति 1861 में जो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। राजा रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? आज जो वर्तमान पाकिस्तान है, कभी ये भारत का हिस्सा हुआ करता था 1947 पहले, तो इस पूरे क्षेत्र का जो शासन था वो राजा रणजीत सिंह के हाथों में था। राजा रणजीत सिंह का एक नेत्र था, एक नेत्र में दृष्टि नहीं थी। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना करी, यह वह आपसे पूछ रहा है। अमृतसर, लाहौर, फिरोजपुर, मुल्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि राजा रणजीत सिंह ने अदालत आला, यानी जो राजा रणजीत सिंह की जो अदालत थी वह स्थापना तो इन्होंने कहां की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बेटा लाहौर। राजा रणजीत सिंह का जो शासन था वो 4 प्रांतों में बटा हुआ था, 4 प्रांतों में शासन, 4 प्रांतों में शासन था। एक था आपका लाहौर, एक था आपका मुल्तान, एक था आपका कश्मीर, इसको आप सिंध कहें तो ज्यादा सही, और इसके बाद पेशावर। ये जो 4 प्रांतों में इनका शासन था, जिसमें इन्होंने लाहौर में अपनी अदालत आला बनाई, जिसको अदालत आला कहते थे, और लाहौर में ही जो इन्होंने अदालत बनाई उसके मुख्य न्यायाधीश भी यही थे। बढ़ते हैं आगे। यह प्रश्न आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है, इंडियन ज्योग्राफी का यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में शीत ऋतु में भी कई क्षेत्रों पर वर्षा होती है, तो निम्नलिखित में से आपको वह कारण बताना है जिसके कारण भारत के उत्तर पश्चिम में शीत ऋतु में वर्षा होती है। मानसून की वापसी के कारण होती है, या चक्रवाती अवदाव के कारण होती है, या पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है,
या दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। तो ये जो है आपकी उत्तर पश्चिम में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है नवंबर से लेकर आपके जनवरी फरवरी तक, मोस्ट ऑफ ये नवंबर दिसंबर में होती है, तो उसका कारण है बेटा पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ इज द राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। लौंग, लौंग किसका निरूपण है, यानी लौंग जो है किसका रिप्रेजेंटेशन है, यानी प्लांट का कौन सा पार्ट लौंग का रूप धारण करता है, अंतस्तः कली, सहायक कली, फूल कली या वनस्पति कली। मैं देख रहा हूं कि आज स्टूडेंट जो है कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा बेटा। आज किसी भी स्टूडेंट ने किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, एक आधा बच्चे ने जो है आज आंसर किया है। या तो लगता है कि आज आपको जो प्रश्न है यह थोड़े से मुश्किल नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा आज प्रश्नों का उत्तर देने में मुझे लग रहा है कि बच्चे जो है थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हैं। चलिए बताइएगा इस प्रश्न का क्या उत्तर है। इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे सभी लोग। लौंग जो है किसका निरूपण है, फटाफट से आंसर करिएगा। इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। ऑप्शन देखें, फटाफट से ऑप्शन देखेंगे भैया। चलिए बताइएगा। अरे भैया लौंग की शेप कैसी होती है, लौंग की शेप होती है कली की तरह, फूल की कली की तरह। इसका सही आंसर हो जाएगा फूल की कली। लौंग का सही आंसर क्या हो जाएगा, फूल की कली। चलिएगा, लौंग का जो वैज्ञानिक नाम है, लौंग का जो वैज्ञानिक नाम है, लौंग का जो वैज्ञानिक नाम है वो आप देखिएगा। लौंग का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है लौंग का, वैज्ञानिक नाम देखिएगा बेटा। इसका नाम है सीजियम एरोमेटिकम। सीजियम एरोमेटिकम, सीजियम एरोमेटिकम ये आपका लौंग का वैज्ञानिक नाम है और ये मिर्टेसी कुल से संबंधित है। यह किससे संबंधित है, मिर्टेसी कुल से संबंधित है। औषधियों में इसका प्रयोग किया जाता है, औषधि में इसका प्रयोग किया जाता है, औषधियों में प्रयोग। चलिएगा पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है, कोको का उत्पादक देश नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना है आपको। लातविया, कैमरून, घाना, आइवरी कोस्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लातविया। लातविया जो है आपका कोको का उत्पादक देश नहीं है, जबकि घाना, आइवरी कोस्ट और घाना और आइवरी कोस्ट में बहुत अत्यधिक मात्रा में होता है और कैमरून में भी जो है कोको का उत्पादन होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही आसान प्रश्न है, ज्योग्राफी से रिलेटेड, इंडियन ज्योग्राफी का ये प्रश्न है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का, सांबर, लोनार, वूलर। चलिएगा बताइएगा मुझे इस प्रश्न का उत्तर। जल्दी से सभी विद्यार्थी जो है कमेंट करेंगे, सभी एस्पायरेंट इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट करेंगे। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपसे पूछी जा रही है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चिल्का। चिल्का झील जो है ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। कहां पर है बेटा, उड़ीसा में स्थित है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, पुलिकट, चिल्का, कोलेरू, किलीवेली। देखो बेटा ये वाला जो प्रश्न है ना, ये आपको धराशायी कर सकता है।
ये वाला प्रश्न आपको चकमा दे सकता है बेटा, चकमा दे सकता है। जब भी आप इस प्रश्न को देखेंगे तो आपको पता है इस प्रश्न के अंदर बहुत बड़ा पॉइंट क्या दे रखा है कि भारत के पूर्वी तट पर सबसे बड़ी लैगून झील। जैसे ही आप इस प्रश्न को देखेंगे आपको पूर्वी तट पर एकदम से आप पुलिकट पर पहुंच जाएंगे, आपको लगेगा कि पुलिकट इसका आंसर है। बेटा एक बात देखिएगा, पूर्वी तट पर पूछ रहा है, एक तो वो क्या पूछ रहा है, पूर्वी तट पर पूछ रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, मैं बार बार कहता हूं प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। और फिर वो पूछ रहा है सबसे बड़ी लैगून झील, सबसे बड़ी। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बेटा चिल्का। चिल्का झील लैगून झील है, चिल्का झील एक लैगून झील है, एक लैगून झील है। और पुलिकट भी एक लैगून झील है, लेकिन चिल्का पुलिकट से भी बड़ी है। पुलिकट दूसरे स्थान पर है, पुलिकट दूसरे स्थान पर है, और जबकि लैगून ये जो है चिल्का ये पहले स्थान पर है। तो इस प्रश्न का अधिकतर बच्चों ने गलत उत्तर पुलिकट लगाया था। वो पूछ रहा है सबसे बड़ी, बेटा सबसे बड़ी, सबसे बड़ी पूछ रहा है आप, लार्जेस्ट। चिल्का इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हुंडरू प्रपात, सुवर्ण रेखा नदी, चचाई प्रपात, बीहड़ नदी, धुआंधार प्रपात, नर्मदा नदी, कूड़ा घाग प्रपात, कांची नदी। देखिए हुंडरू प्रपात यानी आपका हुंडरू फॉल्स ये सुवर्ण रेखा नदी पर है, बिल्कुल सही है ये जोड़ा। चचाई प्रपात बीहड़ नदी पर है, ये भी सही है। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर, ये भी सही है। बूढ़ा घाग प्रपात कांची नदी पर नहीं है, ये जोड़ा गलत है। इस लिहाज से ये आपके सही उत्तर हो जाएगा, नहीं। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? बेसिन का मतलब होता है घाटी, तो वो आपसे पूछ रहा है गंगा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है। तो देखो पुनपुन है, अजय नदी है, जलांगी है, जोंक नहीं है बेटा, जोंक नहीं है। ये सही उत्तर होगा, ये सही उत्तर होगा क्योंकि ये हिस्सा नहीं है। जोंक नदी जो है महानदी की सहायक नदी है, महानदी की, जो उड़ीसा में महानदी है, महानदी की यह सहायक नदी है, सहायक नदी है बेटा, ये याद रखना है आपको। और ये जो महानदी है ना इसका बेसिन, इसका बेसिन सबसे बड़ा है। महानदी का बेसिन, इसकी जो घाटी है ये सबसे बड़ी है, महानदी का बेसिन सबसे बड़ा है। चलिएगा याद रखना है आपको, जोंक नदी महानदी की सहायक नदी है और इसका बेसिन सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न क्या है? यहां पर आपको जनजातियां दे रखी हैं और कुछ स्थान दे रखे हैं। भैया जनजातियां को जरूर पढ़कर जाना। अब देखो ये प्रश्न है, अब ये प्रश्न तो आएगा नहीं, अब इससे आपने क्या अंदाजा लगाया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का क्या फायदा होता है? उससे ये अंदाजा लगाया कि भैया ये जो है ना ये जनजाति से क्वेश्चन आना ही आना है, जनजाति से क्वेश्चन आएगा बेटा, आएगा जनजाति से। हम लिख के दे रहे हैं 14 मई 2023 को जो पेपर हो रहा है उसमें जनजाति से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। चलिएगा, अलास्का, कोरियाक, बोर्नियो, पुनाना, अरब मरुस्थल, रुवाला, स्वीडन तथा फिनलैंड लैप्स। देखते हैं एक बार। पुनाना बोर्नियो क्षेत्र में पाई जाती है, राइट आंसर। रुवाला अरब के मरुस्थल में पाए जाते, वेरी गुड, बिल्कुल ये भी सही है। लैप्स जो जनजाति है ये स्वीडन और फिनलैंड में होती है, अरे वाह ये भी सही निकला। अब इसको देखते हैं, कोरियाक, अलास्का नहीं भैया, कोरियाक जनजाति जो है यह रूस के क्षेत्र में, कहां पाई जाती है? रूस में, ठंडे क्षेत्रों में। बढ़ते हैं हम अब अगले प्रश्न की ओर।
चलिए देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे। मेकांग नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नीलम अग्रवाल जी, आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो नीलम जी, बहुत बहुत अच्छी वाली गुड मॉर्निंग आपको। मेकांग नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मेकांग नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मेकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है और दूसरा कथन है मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। तो आपका पहला कथन बिल्कुल सही है कि मेकांग का जो उद्गम है वो तिब्बत के पठार से है, और ये दूसरा कथन आपका गलत है। इस लिहाज से केवल एक जो है सही हो जाएगा, क्योंकि वह आपसे सही कथन पूछ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म यानी कौन सा एक जोड़ा सुमेलित नहीं है? मैं आपसे कह रहा हूं 2021 के यूपीपीसीएस के पेपर में नहीं वाले प्रश्न बहुत आए थे, और वैसे भी अगर मैं कंपैरिजन करूं 2022 और 2021 के प्रीलिम्स का, तो ये दोनों पेपरों में जो 21 वाला जो प्रीलिम्स का एग्जाम था, ये अपने आप में ही बड़ा अजीबोगरीब टाइप का पेपर था। मतलब मैं क्या कहूं। स्थानीय पवनों के नाम हैं और यहां पर स्थान दे रखे हैं। लेवेश, ब्रिकफिल्डर, ब्लैक रोलर, शामल। यानी ये जो लोकल विंड जो चलती हैं, जो लोकल पवनें चलती हैं, यहां पर आपको नाम दे रखे और यहां पर स्थान दे रखे। ठीक है, इसके बाद चलिएगा, इसमें कुछ स्थानीय पवनों के नाम हैं और स्थान हैं, तो इनको देखते हैं, चेक करते हैं। लेवेश ये स्पेन में चलती है, बिल्कुल सही बात है, ये जोड़ा सही हो गया आपका। ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया, ये तो बहुत कॉमन है, बहुत बच्चे जानते हैं इसके बारे में कि ब्रिकफिल्डर जो है ये ऑस्ट्रेलिया में जो है चलती है। इसके बाद देखिएगा ब्लैक रोलर, ये उत्तरी अमेरिका की हवा है, बिल्कुल सही बात है बच्चा, ये उत्तरी अमेरिका की हवा है। शामल ऑस्ट्रिया में नहीं है। शामल ऑस्ट्रिया में कहां? शामल जो हवा है यह इराक, ईरान के क्षेत्रों में चलती है। चलिएगा देखते हैं यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू की सीरीज का अगला प्रश्न क्या है, जो कि आपके प्रीलिम्स एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नोबी और कांतो मैदान, आपको दो मैदान दे रखे हैं और यह पूछ रहा है कि यह किस देश में स्थित हैं। यह पूछ रहा है कि यह किस देश में स्थित हैं। नोबी और कांतो मैदान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान या चीन। तो आपको पठार याद करके जाना है, आपको मैदान याद करके जाने हैं, आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि नोबी और कांतो मैदान किस देश में स्थित हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बेटा जापान। जापान इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जापान के ये दोनों मैदान हैं, नोबी और कांतो। चलिएगा बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इंडोनेशिया के द्वीप समूह है। जैसा कि आप जानते हैं इंडोनेशिया में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। यह जो देश है ये द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ है, टापुओं से मिलकर बना हुआ है। इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूरब दिशा की ओर आपको क्रम से लगाना है। इंडोनेशिया में बहुत सारे द्वीप हैं, द्वीप समूह है ये, इनको आपको क्या करना है? क्रम से लगाना है। देखिएगा पश्चिम से पूरब, एक तो ये याद रखना है पश्चिम से पूरब दिशा, इसको आप क्या करेंगे? सही क्रम से लगाएंगे। और देखिएगा सही क्रम क्या है इसमें, चारों में ऑर्डर जो है डिस्टरबेंस कर दिया है। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है बेटा बी। बी इज द राइट आंसर। सबसे पहले आप पश्चिम से पूरब की तरफ यानी इस तरह से जब जाएंगे, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, सुमात्रा पहले पड़ेगा, फिर जावा, फिर बाली, फिर लोमबोक पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? सीरिया, टर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया। सीरिया, टर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया, इनमें से कौन सा देश
आपके काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। तो देखिएगा, एक बार देख लेते हैं। काला सागर के तट पर बुल्गारिया मिल जाएगा आपको, जॉर्जिया मिल जाएगा, टर्की भी मिल जाएगा, मगर सीरिया काला सागर के तट पर स्थित नहीं है, क्योंकि वो आपसे क्या पूछ रहा है, नहीं है, और यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा द्वीप, देख रहे हैं आप, केवल द्वीप समूह से ही लगभग 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को। यूपी पीसीएस भी धीरे धीरे यूपीएससी की तर्ज पर आ रहा है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे। 2022 में 3 प्रश्न ऐसे आए थे जनरल साइंस के जिनका एक ही आंसर था। प्रश्नों की नेचर अलग अलग थी, लेकिन उसका एक ही आंसर था, मीथेन। शनि ग्रह से संबंधित गैस पूछ लिया था, बायोमास का पूछ लिया था, एक और था। 3 प्रश्नों का उत्तर मीथेन था। 2021 में आप देख रहे हैं द्वीप समूह से 3-4 प्रश्न उन्होंने। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये है वो है। आपको अगर सफलता पानी है तो आपको कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा। जो बच्चे पीवाईक्यू के क्वेश्चंस का एनालिसिस 360 डिग्री एंगल पर सोच लेते हैं, वही प्रीलिम्स को क्वालिफाइड कर पाते हैं। और ये कोई तोप नहीं है, बहुत कम मेहनत में भी आप क्वालिफाई कर सकते हो, बल्कि आप साल 2 साल 3 साल घिसते रहिए, लगे रहिएगा। पंचवर्षीय योजना का अगर आपको विद्यार्थी बनना है तो लगे रहिएगा। और अगर आप सही गाइडेंस, सही प्रॉपर आप चाहते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो बस आप ये मान के चलिएगा कि आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाइए, आपको प्रॉपर गाइडेंस मैं आपको देता रहूंगा। 2021-2022 का यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स क्वालिफाइड किया एनालिसिस करके। गलतियां हमने भी की है, लेकिन हमने गलतियों से सीखा है। और बेटा आपको गलतियों से सीखना है, गलती इंसान ही करता है, असफलताओं से ही आपको सीखना होता है। ये बात आपको मेरी ध्यान रखनी है, समझनी है ये चीजें, ठीक है। द्वीप समूह से प्रश्न है ये कि इनमें से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है। कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? ग्रेनाडा, मोंटसेराट, मडीरा, एंग्विला। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कैरेबियन सागर में ग्रेनेडा स्थित है, मोंटसेराट है, एंग्विला है, मडीरा नहीं है। इस लिहाज से यह आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है। क्योंकि ये जो मडीरा द्वीप है आपका, ये कैरेबियन सागर में नहीं है बेटा, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस जो है ये 25 दिसंबर को, 21 अप्रैल को, 16 सितंबर को या 30 जनवरी को। इससे सरल प्रश्न मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं, ओजोन को O3 से हम प्रदर्शित करते हैं, और ओजोन परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई, यानी कार्बन क्रेडिट की जो अवधारणा थी, द कॉन्सेप्ट ऑफ द कार्बन क्रेडिट, ये कब अवधारणा उत्पन्न हुई थी, कब इसको लागू किया गया था, बनाया गया था? तो ये देखिए, कुछ पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित यहाँ पर कुछ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुए, इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई, जहां पर पूरी दुनिया भर में जो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, उसे हानि पहुंच रही है, उसके लिए यहाँ पर जो है कन्वेंशन हुई। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बेटा देखना है अच्छे से कि कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किसमें उत्पन्न हुई। अर्थ समिट में, रियो डे जेनेरियो में, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, G8 समिट, हेलिजेंडम। तो इसका सही उत्तर होगा बेटा क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, इसमें जो है कार्बन क्रेडिट की अवधारणा को, कॉन्सेप्ट को उत्पन्न किया गया, ऑरिजिनेटेड हुआ। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आयोजित किया गया। 1997 में
इसका कार्बन क्रेडिट का इसका उद्देश्य क्या था कि दुनिया भर में सभी देशों के द्वारा उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन को कम करना ही इसका उद्देश्य था। इसका जो उद्देश्य था बेटा वो क्या था? दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन को कम करना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर आपको क्या है कि ये जो है कार्बन उत्सर्जन को कम करना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है किससे होता है? तेल शोधन से, उर्वरक उद्योग से, ताप विद्युत संयंत्र से या खनन से? फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है तेल शोधन से, उर्वरक उद्योग से, ताप विद्युत संयंत्र से या खनन से। तो फ्लाई ऐश जो प्रदूषण होता है ये ताप विद्युत संयंत्र से होता है, ताप विद्युत संयंत्र। यानी आपके जो विद्युत संयंत्र हैं जहां बिजली बनाई जाती है, वो जो ताप विद्युत संयंत्र होते हैं, जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, वहां पर फ्लाई ऐश का प्रदूषण होता है। फ्लाई ऐश क्या होती है? फ्लाई ऐश होती है कोयले की राख। क्या होती है? कोयले की राख। टनों की मात्रा में, टनों की मात्रा में कोयले की राख जो है उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे देखिएगा, ताप विद्युत संयंत्र में कोयले का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कोयले का प्रयोग किया जाता है, कोयले का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ताप विद्युत संयंत्र। आज की इस क्लास में हमने लगभग इतने प्रश्नों को हल कर लिया है और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा।